नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मॉड्यूल 6 कला समेकित शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स लेकर आया हूं। साथियों, हमें 15 नवंबर तक 6 मॉड्यूलों का प्रशिक्षण पूर्ण करना अति आवश्यक है। इसके बाद 16 नवंबर से मॉड्यूल 7, 8 एवं 9 का प्रशिक्षण 30 नवंबर तक पूर्ण करना है। इस तरह से कुल 18 मॉड्यूलों का प्रशिक्षण 15 जनवरी तक पूर्ण करना है और 18 मॉड्यूलों का प्रशिक्षण हो जाने के बाद कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑनलाइन होगा, जिसमें इन्हीं मॉड्यूलों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इसलिए साथियों, कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए हमारे पास सभी मॉड्यूलों के नोट्स होना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि सभी मॉड्यूलों के संक्षिप्त नोट हम बनाएं। मैंने पिछले वीडियो में 1 से 5 तक के मॉड्यूलों के नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए हैं। 1 से 5 तक के नोट्स के वीडियो मैं बना चुका हूं। आपने वो वीडियो देख ही लिए होंगे और यदि नहीं देखे हैं तो वो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मॉड्यूल 6 कला समेकित शिक्षा के नोट्स के बारे में जानेंगे, जो आने वाले कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मॉड्यूल के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। इसके उद्देश्य क्या हैं? इस कोर्स से आप निम्न के बारे में जान सकेंगे। शैक्षणिक माध्यम को कलाएं कैसे आसान बनाती हैं। नंबर 2, प्रत्येक बच्चों के सीखने व समग्र विकास में कलाओं के अभाव को जानना। नंबर 3, बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति का पता लगाने के माध्यम के रूप में विभिन्न कला रूपों का परिचय। नंबर 4, विभिन्न विषयों को रोचक बनाने और आप उपयुक्त कला अनुभवों के समायोजन की योग्यता हासिल करना। कला समय की शिक्षा का उपयोग कला का आकलन में इस्तेमाल। इसके पश्चात है सामग्री की रूपरेखा। सामग्री की रूपरेखा में पहला पॉइंट है कला समय की शिक्षा क्या है। दूसरा है शिक्षण के रूप में कला समय की शिक्षा और तीसरा है कई विषयों व अवधारणाओं के साथ कला समय की शिक्षा को जोड़ना। चौथा पॉइंट है कला समय की शिक्षा द्वारा आकलन करना। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कला समेकित अधिगम एक परिचय। यह सीखने और सिखाने का एक नया मॉडल है। इसमें कक्षा के द्वारा सीखना होता है। सीखने के लिए कला समेकन का अर्थ है कलाओं दृश्यात्मक व प्रदर्शनात्मक का सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से घुल जाना ही कला समेकन का हिस्सा अधिगम पाठ्यक्रम कहते हैं। इसमें कला सीखने का आधार बन जाती है। कला के द्वारा अवधारणा सरल सहज रूप से समझ आ जाती है। यह बच्चों को विभिन्न विषयों से जोड़ने के लिए सेतु का काम करती है। इस विधि में सीखना आनंददायी अनुभवयुक्त होता है। इसके पश्चात है कला समेकित शिक्षा। विभिन्न विषयों को सीखने सिखाने को कला समावेशन करना ही कला समेकित शिक्षा है। कला 2 प्रकार की होती है। पहला दृश्य कला और दूसरा प्रदर्शन कला। दृश्य कला ऐसी कलाएं जिन्हें देखा या सराहा जाए, जैसे चित्रकला, फोटोग्राफ, छाया कला, मंच सज्जा, मिट्टी की आकृतियाँ, मूर्तिकला, शिल्पकला आदि। प्रदर्शन कला, इसमें प्रदर्शन, मंचीय कला, संचालन, भौतिक कौशल, चेहरे के हाव भाव, शरीर की गति, लय का उपयोग कर कलात्मक अभिव्यक्तियाँ शामिल हैं। इनमें नृत्य, संगीत, रंगमंच, कठपुतली, मूक अभिनय, कहानी वाचन, मार्शल आर्ट, जादू का प्रदर्शन, सिनेमा आदि शामिल है। कला शिक्षा एवं कला समय की शिक्षा में क्या अंतर है? कला शिक्षा एक विषय है जिसकी अपनी भाषा है, शब्दावली है, सिद्धांत है, क्या
तथा प्रदर्शन व प्रस्तुति की विशेष विधियाँ भी हैं। कला शिक्षा वह प्रक्रिया है जो संवेदी भावों को प्रोत्साहित करती है। इसके माध्यम से हम अपने उन सभी विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात यह गैर मौखिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करती है, चाहे वह गीत, पेंटिंग या प्रस्तुति के रूप में हो। वहीं दूसरी ओर कला समय के शिक्षा में हम कला को पाठ्यक्रम का आधार बनाते हुए विभिन्न विषयों को कई तरह के कौशलों व क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं। साथ ही आनंददायी व अनुभव से परिपूर्ण होकर बच्चे सीख पाते हैं। अगला है कला समय के शिक्षा अधिगम को सक्षमता शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। कला समय के अधिगम की गतिविधियों में संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोपारक तीनों क्षेत्रों का समावेश होता है, जिससे योग्यता व क्षमता आधारित शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें बच्चों को मुक्त अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त स्थान व अवसर मिलता है। यहाँ उन्हें सामग्री की सक्षम व निर्माण प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही बच्चा कल्पना, अवलोकन, अन्वेषण, प्रयोग, निर्माण तथा ज्ञान के कई चरणों से गुजरने के लिए रचनात्मक प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है। यह शिक्षकों के लिए भी सीखने की निरंतर व व्यापक प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा यह मूल्यांकन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है। नेक्स्ट है कला समय के शिक्षण शिक्षा के समावेशी ढांचे में कैसे सहायक है। कला के माध्यम से हम अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। साथ ही यह शिक्षण में मददगार होता है। समाज से बहिष्कार किए जाने वाले लोग भी कक्षा में सबके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग विचार या जवाब जाने जा सकते हैं। कलात्मक गतिविधियां बच्चों को आपस में जुड़ने में मदद करती हैं। अपनी समझ परखें। फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। जी गलत है। विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल हैं। ये सही है। कला समय के शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ाता है। ये गलत है। कला समय की शिक्षा एक विषय है। ये भी गलत है। अतिरिक्त सामग्री। अतिरिक्त सामग्री में कुछ वेबसाइट दी गई हैं, यहाँ पर आप जाकर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। कला शिक्षा पर प्रशिक्षण पैकेज यहाँ पर दिया गया है। वेबसाइट दिशा निर्देश कला समय की शिक्षा की वेबसाइट दी गई हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी विषय में बारिश का दिन पाठ पर गतिविधि कला पर आधारित। वर्षा या बरसात का पाठ पढ़ाने के पूर्व एक गतिविधि कराएंगे जो कि कला पर आधारित है। इसमें बच्चों को वर्षा की बूंदों की आवाज़ कैसी होती है यह बताने के लिए एक हाथ पर उंगली से आवाज़ करेंगे। यह प्रक्रिया 5 उंगली तक कराएंगे, कभी धीरे धीरे तो कभी तेज़ी से। इस गतिविधि को हम अंत में आंख बंद करवा कर भी कराएंगे। इससे बच्चे का पूरा ध्यान इसमें लगेगा। ध्यान रहे कि उंगली को क्रम से न बजाकर 5, 3, 2, 4, 1 के क्रम में बजवाएं, जिससे बच्चे एकाग्र होकर इसे कर सकें। गतिविधि को सभी बच्चों के साथ 5-6 मिनट तक करवाएं। फिर बच्चों से वर्षा के समय का विवरण दशा पता करें कि आप जब बारिश में फंस जाते हैं तो क्या क्या करते हैं। सभी बच्चों के विचार और जवाब अलग अलग होंगे। नेक्स्ट है अनुवर्ती गतिविधि बारिश का दिन। पहला है बारिश की आवाज़ उत्पन्न करना और दूसरा है बारिश को महसूस करना। उपरोक्त दोनों गतिविधि को ऊपर समझाया जा चुका है। इसमें पहले उंगलियों से आवाज़ निकलवाना है। इसके बाद बच्चे कल्पना करें कि वे बारिश में हैं और अपने अपने भाव साझा करें। अपनी समझ परखें। बारिश की आवाज़ करने की गतिविधि इंद्रियों के माध्यम से सीखना है। ये सही है।
उंगलियों से ताली बजाने और चारों ओर बारिश को महसूस करना एक अनुभवात्मक सीख है। ये भी सही है। उंगलियों से ताली बजाने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना मुख्य रूप से मनोज्ञानात्मक गतिविधि है। गतिविधि 4 द मेमोरी लेन। बारिश के मौसम से जुड़े अपने बचपन के अनुभवों को लिखें और चित्र बनाएं तथा अपने विचारों को साझा करें, जैसे कि नाव बनाकर पानी में चलाना, बादलों की गर्जना, बारिश की आवाज़, मिट्टी की प्यारी सुगंध, बरसात में कपड़ों की स्थिति आदि। अपने विचार इस URL पर टाइप करके साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न विषयों में कला समय की शिक्षा से जोड़ना। कला समय की शिक्षा में 2 भाग होते हैं, कला और अधिगम। कला के साथ सीखना सिखाना। मान लीजिए हमारे पास कोई थीम्स या पार्ट है, जैसे कि बरसात का दिन। इसके लिए अभी हमने ताली वाली गतिविधि के बारे में जानकारी दी तथा बच्चों से वर्षा के अनुभव विचार साझा किए करवाए। यह थीम सभी विषयों पर होती है, चाहे वह भाषा हो, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान हो। कहने का तात्पर्य है कि एक थीम जब कई विषयों में हो सकती है तो कला की एक गतिविधि कई विषयों को आपस में जोड़कर शिक्षण को सरल और आनंददायी बना सकती है। कला समय का शिक्षा के द्वारा हम लेखक कवि के विचारों को बड़ी आसानी से बच्चों के दिमाग में उतार सकते हैं। बच्चे इस गतिविधियों को चित्र, पोस्टर, रंगमंच, मूर्तिकला या अन्य प्रस्तुतिकरण के द्वारा कर सकते हैं तथा धीरे धीरे वे इसको अन्य विषयों से जोड़ सकते हैं, जैसे कि वर्षा का जल का संरक्षण विज्ञान, वर्षा से आपदा सामाजिक विज्ञान, वर्षा के जल का अनुमान गणित, वर्षा का मौसम भाषा। नेक्स्ट है कला समय की शिक्षा द्वारा मूल्यांकन। कला समय की शिक्षा द्वारा मूल्यांकन के 3 चरण होते हैं। पहला असेसमेंट एज लर्निंग, दूसरा असेसमेंट फॉर लर्निंग, तीसरा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अभी तक हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में जाना, परंतु असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अधिगम के लिए आकलन। यह विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन के लिए सहायक होता है। सुविधा की दृष्टि से आकलन को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 सामान्य प्रश्न वाले, नंबर 2 आलेख, नंबर 3 शोध पत्र, नंबर 4 केस अध्ययन, नंबर 5 मौखिक, नंबर 6 प्रयोग, नंबर 7 गतिविधि द्वारा आकलन। यह आकलन प्रत्येक शिक्षण कार्य में होता है, जैसे यूनिट टेस्ट, मासिक टेस्ट और वार्षिक टेस्ट। दूसरा है अधिगम के रूप में आकलन। इसमें बच्चों के कौशल का आकलन होता है। इसमें प्रोजेक्ट कार्य, समूह कार्य देकर आकलन किया जाता है। तीसरा है अधिगम का आकलन। इस आकलन में पूरे शिक्षण सत्र के लिए आकलन होता है कि हमारे इस वर्ष में इतने प्रतिशत बच्चे प्रथम रैंक में आए हैं। यह आकलन बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी जरूरी होता है। पालक भी अपने बच्चों के स्तर के बारे में जानकर आगे की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है पोर्टफोलियो गतिविधि। अपनी पसंद के विषय और सीखने के परिणामों पर एक कला एकीकृत अध्ययन सत्र की योजना बनाएं। गतिविधि की चेकलिस्ट। पहली है कला समय की गतिविधि के लिए विषय, अवधारणा और कक्षा। दूसरी है कक्षा क्या आपने अभी कला समय की गतिविधि के लिए अधिगम उद्देश्य का चयन किया है। तीसरा है कला अनुभव के आयोजन के लिए गतिविधि। और चौथा है प्रगति की जांच के लिए कार्यपत्रक। और 5वां है विषय के साथ कला संबंधी अनुभव जोड़ना। तो साथियों, इस तरह से हम मॉड्यूल के संक्षिप्त नोट्स बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें। और यदि आपको PDF चाहिए हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।